जिसने भी आरक्षण को छूना चाहा वो सरकार चली गई या चली जाएगी। क्यों इस तरीके का भ्रम है? जात पात में पीडीएस समीकरण, एमवाई समीकरण, ये क्या होता है? हम सिर्फ घोड़ों को गधा बनाते रहेंगे उसके पैर बांध कर कि आप तेज चल रहे हो, पैर बांधो, पीछे आओ। सोनम वांगचुक जी पे इस बात में मैंने प्रश्न किया कि ये बताइए उनको पहले एडमिट किसमें किया गया था? सफदरजंग हॉस्पिटल में, लेकिन वो वहां से मेदांता क्यों गया? क्योंकि उनको पता है कि सफदरजंग में वो बच्चा भी हो सकता है जिसने निगेटिव मार्क लाया हो। शायद जेपी नड्डा जी किससे मिल रहे हैं? सौरभ दास से मिलने गए, आशुतोष राणा से मिलने गए। क्यों भाई? उनको हमारी प्रॉब्लम के बारे में क्या पता? वो तो वहां फंक्शन के बाद में 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं और फिर हमने पार्टी की उसको लेकर दारू पी गए। ये क्या आंदोलन उन बच्चों के लिए था? जिस तरीके का नृत्य प्रदर्शन हो रहा था, क्या उन बच्चों के लिए हो रहा था? तो मुझे सब लोग सपोर्ट करने आए थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। इन्होंने हमसे खुद कहा था पर्सनली, हम लोग मेरे फ्रेंड्स मिलने गए, उनसे कहा कि हम आपके लिए सलमान खुर्शीद को लॉयर कर देंगे। बच्चों के पास कहाँ पैसा है? अखिलेश यादव ने, हमारे दोस्त लोग कानपुर मिलने गए, उनसे कहा कि कपिल सिब्बल आपको लॉयर कर देंगे, वो भी नहीं आए। आज कपिल सिब्बल जी उन लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पिछले दिनों तंज कसने के लिए बनी सीजेपी ने कहीं ना कहीं सरकार को इतना तगड़ा झटका दिया, जिसके बाद न केवल सरकार बल्कि विपक्ष का भी मुंह खुला का खुला रह गया कि बताइए, जिस सरकार ने, जिसकी एक नीति थी कि इस्तीफा जो है कोई ऑप्शन नहीं है, उसने भी युवाओं की भीड़ के सामने जो है झुककर बकायदा इस्तीफा लिया। लेकिन इसी तरह से एक और ट्रेंड काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा में है और वो है आंदोलन जो है वो बेसिकली रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। जी हां, इंस्टाग्राम पर देखते ही देखते इसमें भी मिलियंस के जो है फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार इसको लेकर डिबेट्स हो रही हैं कि रिजर्वेशन जो है वो फील्ड से हटना चाहिए और कहीं ना कहीं मौका उन्हें भी मिलना चाहिए, जो तमाम जातियां इसकी वजह से पीछे रह जाती है। आज इसी मुद्दे को लेकर जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा है, हर्ष दुबे हमारे साथ बैठे यूपी तक पर। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। तो हर्ष, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि जैसा कि हमने आपके सारे मतलब वीडियोस भी देखे इससे पहले जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इस मुद्दे पर बात करते हुए नजर आए। साल 2024 से आप बकायदा इस मुद्दे को लेकर बोलते आए। साल 2024 में भी आपने आंदोलन किया था। उस दौरान जो है ज़्यादा आप लोग सामने नहीं आ पाए, ना ज़्यादा लोग चर्चा में ना बन पाए, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप बेहद चर्चा में हैं? इस बार चर्चा होने का रीज़न यही है कहीं ना कहीं कि सीजेपी प्रोटेस्ट जो था वो बच्चों का था और उनको दिखाने की कोशिश करेगी कि ये बच्चों का प्रोटेस्ट है। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई सॉल्यूशंस तो हुआ ही नहीं, तो मैं बाई चांस सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचा और वहाँ अपना पॉइंट्स रखना चाहा कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस ये हैं इनके। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें तो शायद हम लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए और अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए। वो एक छोटा मुद्दा है अकाउंटेबिलिटी, बट सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर सॉल्यूशन हो जाए तो अच्छी बात है। बट वहाँ किसी ने सुना नहीं, तो मैं मीडिया चैनल्स पे गया, मतलब एनडीटीवी पे पहुंचा, तो वहाँ उन्होंने इसी टॉपिक पे कि ऐसा होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। तो मैं उसी को लेके बहुत एग्रेसिव हो गया कि क्यों ऐसा होता आया और क्यों ऐसा ही होता रहेगा। कभी तो बदलाव की जरूरत पड़ेगी कि जो होता आया बस वैसा ही चलता रहेगा हमेशा। कभी तो बदलाव होने चाहिए। अब वहां क्या था कि कॉकरोच जनता पार्टी में उन लोगों ने प्रदर्शन किया बच्चों के लिए कि जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया है उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें इस मुहिम को चलाने के लिए हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो एक खुशी का माहौल आया कि हमने उन सुसाइड किए हुए बच्चों के लिए कुछ निर्णय लिया, मतलब कुछ पॉजिटिव आया और फिर हमने पार्टी की उसको लेकर दारू पी गए। ये क्या आंदोलन उन बच्चों के लिए था? जिस तरीके का नृत्य प्रदर्शन हो रहा था, क्या उन बच्चों के लिए हो रहा था? तो अगर कहीं किसी परिवार में मातम है तो हम उस घर में अगर उस बच्चे को न्याय मिल जाए तो उस बच्चे के न्याय मिलने के बाद इस तरीके की पार्टी करेंगे, दारू पीएंगे, नृत्य करेंगे। तो ये क्या प्रोटेस्ट कहीं उन बच्चों के लिए था या सिर्फ अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि हम भी अब जो है राजनीति में अपनी कदम रख चुके हैं और गंदे तरीके से कदम रख चुके हैं? राजनीति में कदम रख चुके हैं और गंदे तरीके से क्यों? कि क्योंकि राजनीति गंदी है। हम कहीं बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि राजनीति से पचड़े में नहीं पड़ना है मुझे क्योंकि वो बहुत गंदी चीज है। बट हमने उसको गंदा बनाया क्यों? कहीं ना कहीं पूरा देश, हर सिस्टम राजनीति से ही चल रहा है, क्योंकि जो भी मंत्री बनेगा वो राजनीति के थ्रू ही पहुंचेगा और पूरा देश राजनीति से चल रहा है। उस राजनीति को ही हमने गंदा कर रखा है। हमने जात पात में पीडीएस समीकरण, एमवाई समीकरण, ये क्या होता है? जनरल ओबीसी कहाँ गया कि इसका वोट बैंक जनरल ओबीसी है, इसका वोट बैंक ये इस तरीके की राजनीति क्यों? तो हर कोई तुम्हारा वोट बैंक क्यों? सीजेपी के प्रोटेस्ट में आप कब गए? हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में लगभग 4-5 दिन पहले गया था मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में, जब मतलब फाइनल डिसीजन आया था उससे 2 दिन पहले लगभग। यानी कि आप 23 तारीख या हाँ, 22 तारीख, हाँ डेट मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ उसी टाइम मैं गया था तो सीजेपी के आप प्रोटेस्ट किन में। से आप जाकर मिले?
मैं वहाँ वहाँ स्टेज के पास बैरिकेडिंग लगा रखा था, तो मैं बैरिकेडिंग के बाहर खड़ा रहा और हमने कहा, जो वहाँ वॉलंटियर वगैरह जो भी घूम रहे थे, हमने कहा कि हमें कहीं ना कहीं उनसे मिलवा दीजिए अब जी दीपिका जी से, कि ये प्रॉब्लम्स है, अगर इन प्रॉब्लम्स को भी हम स्टेज से एड्रेस करेंगे तो शायद कहीं सॉल्यूशन मिल जाए। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से तो हमें कोई प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हुआ? लोगों ने कहा बिल पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो 2024 में भी हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था, बिल बने थे, फिर 2026 में ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं उसको फिर से वैसा ही कर दिया गया और फिर वही चीजें हुई और सॉल्यूशंस नहीं हुए। क्योंकि लगातार जैसा कि हम यूपी तक की तरफ से मैं भी वहाँ पर कवरेज पर था और लगातार हमने वहाँ पर कवरेज की है। हमने वहाँ देखा कि स्टूडेंट्स को भी जो है मौका दिया जा रहा था बोलने के लिए, जो आकर अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बाकी तमाम वीडियोज़ में भी सुना कि आपने कहा कि वो स्टूडेंट्स नहीं थे जिनको मौका मिल रहा था। बिल्कुल, स्टूडेंट्स कौन, स्टूडेंट्स वहाँ नीट के स्टूडेंट्स की बातें सुनेगी? वहाँ किस नीट के स्टूडेंट्स ने वहाँ वीडियो में बोला है? अगर एक का शायद एक्सेप्शन हो, मैंने ना जान पाया हो, तो छोड़ के किसी भी स्टूडेंट ने स्टेज तक कोई भी आवाज नहीं उठाई, कोई भी बात नहीं बोल पाई। अगर वो मंच स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था तो वहाँ स्टूडेंट क्यों नहीं? वहाँ तो स्टूडेंट्स को ही होना चाहिए था, मंच पे सबसे आगे स्टूडेंट्स को होना चाहिए था। तो क्या आपने उनको उनकी बताया कि problems हैं। मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं भी अपनी बातें करना हाँ, मैंने उनसे बोला कि मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी नीट का एग्जाम दिया और मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, इनका सॉल्यूशंस किया जाए। तो वो कहने लगे कि अभी महबूबा मुफ्ती आई हुई हैं, तो अभी तो गेस्ट है, उनसे मिला जाएगा। तो वो जब चली गई उसके 2-2.5 घंटे बाद मैंने फिर उनसे बोला कि अब मिलवा दीजिए, अब तो कोई नहीं है। तो कहने लगे आपसे मिलने को थोड़ी बैठे हैं यहाँ कोई। तो मैंने कहा हमसे मिलने को नहीं बैठे हो, ये हमारे कंधे पर रख के बंदूकें चल रही हैं। आपसे मिलने को नहीं बैठे तो महबूबा मुफ्ती से मिलने को बैठे, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, केजरीवाल से मिलने को बैठे हैं वो बैठे फिर किस लिए हैं वहां पे? वहां अगर हमसे मिलने को नहीं बैठे हैं तो वो बैठे वहां क्यों हैं फिर? हमारी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने के बैठे कि हाँ हम भी जो है राजनीति में आ गए हैं, हमने भी देखो इस्तीफा करा दिया, हम भी कुछ ऐसा करा सकते हैं देश में। जो सॉल्यूशंस थे वो कहाँ हैं? हमारा कहना था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीट्स को थोड़ा इंक्रीज किया जाए। अब इंक्रीज करने के लिए अगर गवर्नमेंट के पास बजट नहीं, एक लिमिटेड ही बजट है, ये तो मानते हैं सब। तो अगर नहीं है तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि जैसे डीयू में कई जगह ऐसी क्लासेस हैं कि 2 शिफ्ट में चलती हैं, तो मेडिकल कॉलेज में अगर 2 शिफ्ट में क्लासेस हो जाएं तो सीधा डबल सीट हो गई। अब कहेंगे हॉस्टल्स हमारे पास नहीं है, तो हॉस्टल्स के लिए जिन बच्चों के ज्यादा नंबर आए उनको हॉस्टल दिया जाए, बाकी बच्चे बाहर पीजी में रह लेंगे। सेम एकेडमी, सेम लाइब्रेरी, सेम सब इंस्ट्रूमेंट, वही सुबह बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, शाम को दूसरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, डबल टीचर हो जाएंगे, सीधा डबल वैकेंसी हो जाएगी। अब कई लोग आके कहेंगे ये भी जरूरत पड़ती है, तो कुछ चीजें जरूरत पड़ेंगी, लेकिन एक नए मेडिकल कॉलेज इतनी जरूरतें तो नहीं पड़ेंगी, तो सीधा डबल सीटें हो जाएंगी। लेकिन इन विषयों पर चर्चा करने के लिए समय ना सत्ता पक्ष के पास है ना प्रतिपक्ष के पास। तभी जब संसद में चर्चा होने आती है तो हंगामा क्यों होता है? अगर हम आपसे यहाँ वार्तालाप करने आए हैं तो हम हंगामा करने लग जाए, मतलब मेरे पास प्रश्न नहीं, आंसर नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चंस हो कि ये मुद्दे हैं देश में और इनके सॉल्यूशंस ये हैं, तो वहां शायद संवाद हो। लेकिन संसद में हंगामा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास बात करने का वही नहीं है, प्रश्न उत्तर ही नहीं है कि क्या क्वेश्चंस किए जाए, क्या आंसर है उनके। अच्छा, इस मुहिम की शुरुआत की अगर बात की जाए तो नीट एग्जाम को लेकर ये स्पेसिफिकली ये शुरू हुआ था, लेकिन क्या आपको लगता है कि नीट एग्जाम को लेकर जो मुद्दे थे वो मुद्दे वैसे उठाए नहीं गए? क्या सिर्फ जिन बच्चों का एक तरह से सुसाइड जिन्होंने किया इस एग्जाम की वजह, सिर्फ वही एक मुद्दा था, या और भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर ये उठाया जा सकता था उस मंच पर? सारे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। आपको तो इतने बच्चों ने प्यार दिया, 22 मिलियन लोगों ने आपको देश में आने से पहले प्यार दिया कि आप आए और हमारी बातों को उठाएं, तो आप तो हर मुद्दे पर बात कर सकते थे, हर बच्चे को बुलाते, हर एग्जाम तो से। हर मतलब ऐसे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि नीट एस्पिरेंट के लिए वो मुद्दा उठाना चाहिए था और उठा नहीं वो? सबसे पहला तो पॉइंट्स यही है कि सीटें इंक्रीज हो। दूसरा पॉइंट ये है कि एक नीट का बच्चा जब साल भर तैयारी करता है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने के बाद वो एग्जाम देता है और बाई चांस किसी रीजन से उसको एंजाइटी हो गई या नींद नहीं आई, किसी भी प्रॉब्लम से, या वो सेंटर टाइम से नहीं पहुंच पाया, उसका एग्जाम छूट गया, तो अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वो पूरा साल बाद ही एग्जाम दे पाएगा। अगर हम यही ऑप्शन 2 बार रख दें कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, जैसे कि कई जगह होता है, जेईई मेंस में होता है और बहुत जगह ऐसा एग्जाम होता है कि एग्जाम 2 बार होगा, काउंसलिंग 1 बार होगी, तो अगर बच्चे का एक बार पेपर बिगड़ गया तो शायद वो दूसरी बार अच्छा कर पाए। तो 2 ऑप्शन उसके पास हो जाएंगे। इसके अलावा जो नीट का बच्चा है उसके पास किसी और जॉब में भी जाने का ऑप्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ मेडिकल नीट का पेपर देने वाले बच्चे कहीं ना कहीं टॉपर बच्चे भी क्लास के होते हैं। वो नीट का एग्जाम मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चे भी करते हैं, बच्चे तो सारे करते हैं लेकिन टॉपर बच्चे भी ज्यादा करते हैं उसको। तो वो बच्चे, तो उसे लगता है कि मैंने तो साल भर पढ़ाई करी है, बल्कि 3-4 सालों की मेहनत होती है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं किसी और एग्जाम को दे दूंगा अगर मेरा नीट में नहीं हुआ। तो वो खगालता है कि मैं किस एग्जाम को दे सकता हूँ, लेकिन किसी भी एग्जाम का सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ही नहीं नीट के अलावा। सभी में सिर्फ क्या पूछ रहे हैं, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ। अब वो बच्चे ने तो इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है,
तो उसे तो लगता है अब तो मैंने जितनी मेहनत करी सब बर्बाद, मुझे सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई बच्चा ऐसे सुसाइड थोड़ी कर लेता है, उसके पास जब कोई ऑप्शन रास्ता नहीं बचता है तो वो क्या सोचता है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सब कुछ नीट को दिया, पूरा टाइम दिया, सारे फैमिलीज से कनेक्शन तोड़ लिए, पूरा टाइम वहीं दिया, सारी सेविंग्स उसी में लगा दी, लेकिन हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके पास और ऑप्शंस होने चाहिए। और मैं बात करूं कि सीजेपी प्रोटेस्ट में सिर्फ नीट पर ही क्यों, और बच्चों को भी जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को भी आप एड्रेस करते और सरकार के सामने रखते कि ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशंस। आज शायद मुझे लगा था कि ये शायद एक आंदोलन ऐसा बनेगा जो एक बदलाव लाएगा देश में, कि लोगों की प्रॉब्लम्स सुनी जाएंगी और सरकार तक पहुंचाई जाएगी कि सरकार शायद जाने ही नहीं चाह रही है और कहीं ना कहीं उनके पास इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन इस मुहिम से एक तरह से मतलब अकाउंटेबिलिटी एक मतलब व्यवस्था ऐसी बनी है जिसमें जिम्मेदारी तो कम से कम ली है और इस्तीफा भी हुआ है। जिम्मेदारी लेने से क्या मतलब, एक कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी ले ली, लेकिन आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इन बातों को जानने के लिए आप किसके पास जाना पड़ेगा, जिसकी प्रॉब्लम है। जिन बच्चों की प्रॉब्लम है क्या उनसे मिला गया? जेपी नड्डा जी किससे मिल रहे हैं? सौरभ दास से मिलने गए, आशुतोष राणा से मिलने गए? क्यों भाई, उनको हमारी प्रॉब्लम के बारे में क्या पता? वो तो वहां फंक्शन के बाद में 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं, हमारे पास तो 5 स्टार होटल में पार्टी करने का पैसा ही नहीं है। तो वो हमारी प्रॉब्लम क्या समझ पाएंगे जिनके पास 5 स्टार होटल में पार्टी करने को पैसे हैं? तो प्रॉब्लम जिसकी थी उसे पता है वो प्रॉब्लम, उन तक आप जाकर बात करते कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन। क्यों, जिसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन भी पता है, क्योंकि उसको ये पता है अगर ऐसा ना होता तो ये होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो वो चीज जो गलत है वो उसको पता है, लेकिन आपने वो चीज थोड़ी फेस करी है। तो आप बात कर रहे हैं कि हम सीजेपी प्रोटेस्ट से बात कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं पहले उनको दंगाई कह रहे हैं, फिर आप उनसे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए। क्यों आप बात, पहले आप दंगाई कह रहे हैं तो आप उनको हटाते वहां से और जो रियल बच्चे हैं उनसे बात करते। आपने रियल बच्चों से बात करना क्यों नहीं चाहा? हालांकि इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे जो पेज वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे, जो हम देख रहे हैं कि आज की डेट में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये पेज जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है जो कि शुरू हुआ इस मुहिम के बाद, उसमें आज 5.9 मिलियन जो है फॉलोअर्स हैं। और क्या आप उस पेज से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, उस पेज को जैसे हमारी रील वायरल हुई तो उस पेज को बनाया किसी बंदे ने। तो उस लड़के का जब लगभग 4 लाख समथिंग फॉलोअर्स थे तो उसने मेरे भाई को मैसेज करा, मैंने मेरे अकाउंट में मैसेज किया, मेरा भाई देख रहा था उस टाइम इस अकाउंट को, कि आप ये चैनल ले लो, आपके ही नाम से स्टार्ट किया, एक तरीके से आपने इस मुहिम को स्टार्ट किया है। तो हमने, दुष्यंत ने हमसे बताया, तो हमने कहा आंदोलन का मतलब होता है एक चेहरा नहीं, आंदोलन का मतलब होता है कई लोग। तो हमने कहा वो करे इस चीज को तो ज्यादा अच्छा है, तो एक फेस और सामने आएगा। बट वो शायद अपना फेस आगे नहीं लाना चाह रहा था, इसलिए उसने अकाउंट को किसी और को हैंड ओवर कर दिया। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा मोमेंटम बिगड़ गया। लेकिन हम सभी से कहेंगे कि जितने भी देश में अकाउंट इस चीज को लेके बने हैं, सब अकाउंट्स पर फॉलोअर्स बढ़ाओ और सब अकाउंट्स को, हर अकाउंट को जो भी बने, मेरा अकाउंट तो कहीं ना कहीं डिलीट कर दिया जा रहा है, बार बार डीएक्टिवेट कर दिया जा रहा है, जब मेरा खुले तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमसे लोग जुड़ सकें। जो भी अकाउंट इस पे बने हैं उनको सबको फॉलो करें, और ताकि ट्रेंड बना रहे, ताकि देश में अगर कोई बदलाव हो सकता है तो क्यों ना आज बदलाव कर लिया जाए। और बदलाव की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एसटी के लिए मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ कि उनके प्रति मेरी संवेदनाएं नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एससी एसटी को उस समय रिजर्वेशन दिया गया था जात के आधार पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग उस समय उस फील्ड के, उस जात के लोग गरीब थे। लेकिन उनमें से अगर ये अच्छी व्यवस्था थी तो उससे कुछ लोग बाहर भी तो आए उस गरीबी रेखा से। अब जो लोग उस रिजर्वेशन पे आएंगे, रिजर्वेशन पे बात करें, जो लोग उस रेखा से बाहर आ गए तो उनके पास सारी सुख सुविधाएं पहुंच गई, 20-25% लोग जो भी उससे बाहर आ गए। अब लेकिन सीटें तो 20-25% ही हैं, जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसका 20% बच्चे सीटें ही हैं सिर्फ इंडिया में। तो वो जो 20% लोग हैं, उन 20% लोगों का कंपटीशन उन 80% लोगों से है जो कि गांव में काम कर रहे हैं, जो फावड़ा चला रहे हैं। तो अब एक बच्चा जो कि गांव में 10-10 घंटे काम कर रहा है, उसके बाद 2-3 घंटे निकाल कर पढ़ने जा रहा है, उस बच्चे का कंपटीशन उस बच्चे से है जिसके पास 3-3 लाख की कोचिंग अफोर्ड करने का पैसा है। वो भी एससी से ही है, ये भी एससी से ही है। अब एससी में भी तो जो ज्यादा नंबर लेके आएगा उसी को सीट मिलेगी। अब जो 20% लोग ऊपर बढ़ चुके हैं, सारी सीट वही ले जा रहे हैं हर बार। तो जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है। हम सिर्फ जातियों में लड़वा कर, सिर्फ भेदभाव बनाकर आज तक आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये सोच ही नहीं रहे कि वो अभी तक निकल क्यों नहीं पा रहे गरीबी रेखा से, क्योंकि उन तक वो चीजें पहुंच ही नहीं रही हैं। मेरा कहने का मतलब है उन तक वो चीजें पहुंचाई जाएं। और मेरा कहना है कि इस तरीके की व्यवस्था हो ही ना, कि राजनीति पीडीए की तरीके से राजनीति हो, देश में एमवाई समीकरण की तरीके से राजनीति हो, ओबीसी जनरल वोट बैंक की तरीके से राजनीति हो, तिलक तराजू तलवार के नारों से सिर्फ सत्ताएं बदल जाएं। सत्ताएं बदलने की काम हुआ है कि हमने समस्याओं को सॉल्व किया है। ये होड़ होनी चाहिए ना कि ये होड़ होनी चाहिए कि हमने इनको अब की बार लड़वा दिया और हम सत्ता में बैठ गए। हम रिजर्वेशन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं पेज पर बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है ये पेज, और इस पर जो है लगातार डिबेट चल रही है, लगातार लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं और आप लोग को जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये टीम की तरह, क्योंकि जैसे कि सीजेपी इसी तरह से जो है सामने आई थी, बाकायदा अभिजीत दीप के या उनके स्पोक्स पर्सन वगैरह जो भी थे, आशुतोष रांका, सौरभ दास या जो रत्ना
घटना है वो आई, तो ये क्या एक टीम के साथ आप लोग भी आगे आएंगे? क्या बिल्कुल, क्या बिल्कुल, होगा ये आगे पूरी प्लान हमारी क्या है? बिल्कुल, ये सब हमारी टीम है, जितने भी अकाउंट्स बन रहे हैं सारे के सारे हम लोग टीम में ही काम करेंगे और कहीं न कहीं हम अकाउंट्स पर थोड़ा-सा कम फॉलोअर बढ़ रहे हैं, हम कहीं न कहीं फॉलोअर्स को और ज़्यादा बढ़ाएँगे ताकि ट्रेंड बना रहे हर अकाउंट पर, जितने भी इंडिया में अकाउंट बने हैं, हर अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे जल्द ही और हम ना कहीं न कहीं इस ट्रेंड को बनाएँगे, बनाए रखेंगे। अगर ट्रेंड से ही सरकार सुनती है, ट्रेंड से ही सरकारें सुनना स्टार्ट कर दिया तो क्यों ना हम भी इस ट्रेंड को बना के रखें और अगर सरकार दंगाइयों तक की बात जंतर-मंतर पे बैठने से सुन लेती है, तो हम लोग भी जंतर-मंतर पे बैठ सकते हैं। ये बात सरकार को बताना चाहेंगे कि अगर आप इस तरीके से बात नहीं सुनेंगे तो हम भी जंतर-मंतर बैठ सकते हैं। तो मतलब आने वाले दिनों में आप लोग भी मतलब बैठ सकते हैं जंतर जंतर मंतर पर? अगर बातें सुनी नहीं गई तो हम जरूर जंतर-मंतर बैठेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे कि देश में बदलाव की जरूरत है। कब तक हम सिर्फ जात-पातियों में लड़ाकर सत्ता को हासिल करते रहेंगे? कब हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे? कब हम प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे? कभी तो बदलाव होना चाहिए। कभी तो बदलाव होना चाहिए या 70 सालों से वैसा ही चलता आ रहा है, आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। संविधान में साफ साफ लिखा था कि 10 साल में इन चीजों में जो भी रिजर्वेशन के मुद्दे हैं इन पर बदलाव होंगे, लेकिन 70 साल तक बदलाव की जरूरत पड़ी नहीं। पड़ी, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें सत्ता में बैठना था। हर कोई क्यों इस विषय में कहता है कि हाँ, जिसने भी आरक्षण को छूना चाहा वो सरकार चली गई या चली जाएगी? क्यों इस तरीके का भ्रम है? हम बात समझाएं ना कि हम रिजर्वेशन को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो बच्चा गांव का है उस बच्चे को, एक बच्चा कबाड़ा बीनता है, वो दिन में कितने का ही कबाड़ा ले लेता होगा, 200 रुपए कमा पाता होगा मुश्किल से। अगर उस बच्चे को वो 200 रुपए दे दिए जाए सरकार की तरफ से और उस बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में फ्री पढ़ाई की फीस दे दी जाए और आने जाने का खर्चा दे दिया जाए, तो क्या वो बच्चा पढ़ नहीं जाएगा? अब वो बच्चा क्यों पढ़ेगा कि मुझे अगली बार कबाड़ा बीनने जाना पड़े? उसी सेम स्कूल में आईएएस का बच्चा, एमबीबीएस का बच्चा पढ़ रहा है, उसी सेम स्कूल में वो बच्चा भी पढ़ रहा है, तो वो बच्चा अपने हालात बदलने के लिए पढ़ेगा कि मेरी मम्मी की फटी साड़ी मुझे बदलनी है, पापा के पैर में मुझे चप्पलें लेके आनी है, वो नंगे पैर घूमते रहते हैं। तो वो बच्चा तो देश का क्या विश्व के सबसे डॉक्टरों में से आएगा, वो बच्चा विश्व के सबसे साइंटिस्टों में से बन के आएगा। लेकिन हमने वहां तक सोचा ही नहीं। हमने सिर्फ दलितों समाज को, इस समाज को, उस समाज को लड़ाकर और सत्ता हासिल करने की सोची। एक बात बताइए, जैसे कि राजनीति इतनी गंदी लेवल की हो चुकी है, हमने बुद्ध और राम के फॉलोअर्स को लड़वा दिया। हमने कहा कि वो जो राम को मानते हैं वो बुद्ध को नहीं मान रहे, बुद्ध वाले राम को नहीं मान रहे, जबकि दोनों भगवान हैं। दोनों भगवान सेम लेवल के। हमने इस तरीके की राजनीति फैलाई कि दोनों आपस में लड़ जाएं। क्यों ऐसा क्यों किया हमने? कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए तो किया ये सब। इनकी मांगे क्या होंगी, मुख्य मांगे क्या होंगी? मुख्य मांगे यही होगी कि जिन तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वहां सुविधाएं पहुंचाई जाएं, स्टेट वाइज रिजर्वेशन हटे। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हैं तो वन नेशन वन एजुकेशन की क्यों नहीं हो सकते? एक काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकती पूरे देश में? अब सब लोग कहते हैं कि वो तो उस स्टेट का कॉलेज है तो वो तो वहां रिजर्व रहना चाहिए। क्यों? देश तो का ही तो कॉलेज है। सभी एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम के लिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि हर एग्जाम के लिए वो चीज होनी चाहिए। एक बच्चा सेम एग्जाम में सेम मेहनत करके अलग नंबर पे कॉलेज पा रहा है, दूसरा उसी देश का बच्चा अलग नंबर पे कॉलेज पा रहा है, ऐसा क्यों? क्रिकेट में क्या ऐसा रिजर्वेशन है? नहीं है। हम प्रतिभाओं को कब आगे लेकर आएंगे? हम देश को अपनी प्रतिभाओं को आगे कब बढ़ता देख पाएंगे? हम सिर्फ घोड़ों को गधा बनाते रहेंगे उसके पैर बांध कर कि आप तेज चल रहे हो, पैर बांधो, पीछे आओ। उसको आगे जाने तो, जो पीछे रह गया उसको सपोर्ट करो कि तुम भी उसके बराबर में चलो। उसको ऐसा क्यों कर रहे हो कि जो पीछे रह गया तुम भी पीछे आ जाओ? ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बच्चा भी आगे जा सकता है, उस तक सुविधाएं तो पहुंचाओ। एक बच्चा जिसके निगेटिव में नंबर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआती शिक्षाएं अच्छी नहीं रही है। अब वो बच्चा अगर डॉक्टर कल को बन भी जाएगा तो वो बच्चा क्या ही अपना हॉस्पिटल चला पाएगा? क्योंकि उसके पास वो ज्ञान ही नहीं है। सोनम वांगचुक जी पे इस बात में मैंने प्रश्न किया कि ये बताइए उनको पहले एडमिट किसमें किया गया था? सफदरजंग हॉस्पिटल में। लेकिन वो वहां से मेदांता क्यों गया? क्योंकि उनको पता है कि सफदरजंग में वो बच्चा भी हो सकता है जिसने निगेटिव मार्क लाया हो शायद, लेकिन मेदांता वहां उसका रिजल्ट भी देख के उसके बाद ही लेगा। वहां वो डॉक्टर बच्चा नहीं पहुंच पाएगा जिसके निगेटिव मार्क आए होंगे। जबकि सफदरजंग तो देश का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, लाइक एम्स के बाद दूसरे नंबर का कॉलेज है, सबसे डॉक्टर वहीं से बनते हैं। फिर भी वहां से उनको वहां क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ वो बच्चा भी हो सकता है जिसके निगेटिव मार्क आए होंगे, जो रिजर्वेशन को लेकर आया होगा। हम ये नहीं कह रहे उस बच्चे को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए था, उसको रिजर्वेशन देना चाहिए था, सुविधाएं देनी चाहिए थी, लेकिन चीटिंग नहीं देनी चाहिए थी। उसके हमें 550 नंबर 450 नंबर को बराबर नहीं करना था। उसको इतना पढ़ाते कि वो भी नंबर उतना ला सकता। उसको हमने पढ़ाने की क्यों नहीं सोची? हमने ये क्यों सोचा कि उसको हम चीटिंग दे देंगे और उसको आगे कर देंगे? तो क्या, जैसा कि आप चीटिंग कह रहे हैं, तो ये रूट से ही मतलब शुरू हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये चीटिंग ही तो है। एक बच्चा 550 नंबर लेके आ रहा है, 450, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तो हमने उसको चीटिंग दी है कहीं ना कहीं। हम उसको पढ़ा सकते थे, उसके पास सुविधाएं नहीं थी, उसको पढ़ा सकते थे। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल इतने चल रहे हैं, पढ़ो जाके वहां। नहीं, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट स्कूल में सुविधाएं नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल को भी मान्यता आपकी सरकार ने तो दी है। जिस अपने एरिया के जिस भी सबसे अच्छे स्कूल में वो पढ़ना चाहता है उस स्कूल में पढ़ेगा और उस बच्चे की सारी फीस सरकार माफ करेगी।
ये डिमांड है हमारी। हमारी डिमांड ये नहीं है कि वो एससी से आता है, एसटी से आता है, ओबीसी से आता है, जनरल से आता है। मैं कल एक मीडिया वाले भैया जो है मेरे पीछे 3-4 दिन से पड़े हुए थे, तो कल रास्ते में हमने कहा आप कर लीजिए, हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे दूसरे चैनल पे जाने से, कोई बात नहीं। तो रास्ते में हम जहाँ पे खड़े होकर कर रहे थे वहीं सामने मेरे 3-4 एग्जाम्पल दिख गया। एक लड़की कॉर्नर पर प्रेस कर रही थी जिसकी उम्र शायद 12-13 साल मैक्सिमम होगी, और एक बच्चा कबाड़ा बीन रहा था जिसकी उम्र लगभग 10 ही साल होगी, और एक बच्चा साइकिल से जो अपना वो 3 पहिए वाली साइकिल होती है इस पे पीछे कबाड़ा रख के वो लेके जा रहा था, और उसके पापा नहीं था। किसी ने उसको जानना चाहा कि आप कबाड़ा क्यों बेच रहे हैं। वो 200-300 रुपए कमा के अपनी रोटी तो खाएगा ही, वो जब रोटी नहीं खाएगा तो पढ़ने क्या जाएगा। वो उस बच्चे को 200 रुपए नहीं दिए जा सकते हैं क्या दिन के, 300 रुपए नहीं दिए जा सकते सरकार की तरफ से दिन के, तो उस बच्चे को 200 रुपए दिए जाए और उस बच्चे को स्कूल ले जाया जाए। जो बच्चा वो कबाड़ा बीन रहा है वो भी 200-300 दिन में कमा पाएगा। वो क्यों बीन रहा है, क्योंकि उसको खाने को पैसा भी तो चाहिए। तो वो 200 रुपए उसको दिए जाए और उसको शिक्षा दी जाए, क्या वो पढ़ नहीं जाएगा। वही एक बच्चा दूध लेके जा रहा था, एक व्यक्ति जो था वो ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, वो उसी पॉइंट पर हुए सारे काम, सारे लोग वहीं दिख गए। मतलब इतने लोग, तो मैं अगर एक जगह खड़ा हो गया तो इस तरीके के लोग दिख गए। सुविधाएं उनके लिए थी या टीना ढाबी के लिए, बताइए सुविधाएं किसके लिए थी। उस बच्चे के लिए सुविधाएं, वो खा कौन रहा है, वो व्यक्ति। और मैंने उनसे पूछा भी आप किस कास्ट से आते हो, जनरल था। एक वो जो बच्चा जो था जो ठेले लेके जा रहा था वो जनरल था। जो अंकल की जिसको हमने रोका था कि क्या प्रॉब्लम्स है, वो ओबीसी से आते हैं। तो प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, हमने उनको फाइंड करना क्यों नहीं चाहा। हमने सिर्फ समाज में लड़ाकर भिड़ाकर ही सरकार पाना क्यों चाहा। हम वहां तक जा सकते थे लेकिन हमने जाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमें जब लड़वा के ही सिर्फ सत्ता में बैठना आता है तो फिर तो इजीली बैठ जाओ। जैसे हम आजकल बहुत डिबेट में जा रहे हैं, हम कोई प्रवक्ता तो है नहीं। वहां वो लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे कि एक दूसरे को मार देंगे, खून के प्यासे हैं। वही लोग 2 मिनट बाद जब स्टूडियो खत्म होता है साथ बैठ के चाय पीते ठाके लगाते, हमने तुमसे आज ऐसा कह दिया, तुमने हमसे ऐसा कह दिया। और वहीं जो वोटर जिनका है, जो कि मैं बीजेपी को वोट करता हूं, मैं कांग्रेस को वोट करता हूं, वो वहां लड़े जा रहे हैं। हम क्योंकि हमारे फेस वहां लड़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों कि वो लड़ रहे हैं तो वो भी लड़ रहे हैं। एक राजा जो होता है वो अपनी प्रजा का गुरु होता है। जैसे आतंकवादी है वो अपना काम कर रहा होता है, उसे ये थोड़ी लगता है मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि उसके गुरु ने ऐसा ही सिखाया उसको। ऐसे जो राजा होता है वो उसको अपनी प्रजा को सिखा रहा है कि तुमको ऐसे लड़ना है। वो टीवी पे सिखा रहे हैं इस चीज को दिन रात की, हम तो देखो ऐसे लड़ते हैं। तो वो जो प्रजा है वो भी ऐसे ही लड़ने लग गई। तो कौन सिखा रहा है, कौन लड़ रहा है? राजनेता। सारी राजनीति, पूरा देश सिर्फ राजनीति से चल रहा है, तो हम राजनीति की ही बात करेंगे। क्यों ना राजनीति को सुधार लिया जाए, क्यों हम उसको हमेशा से गंदा ही बोलते आए हैं। क्या इसका समय कभी नहीं आएगा कि हम राजनीति को अच्छा बोल सकें कि राजनीति बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि राजनीति से देश चलता है, उसको हम गंदा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने गंदा कर रखा है उसको। तो आज की डेट में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ यही आता है कि कैसे हमको वोट बैंक बटोर कर और सत्ता में बैठना है। अच्छा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने मेडिकल की तैयारी की है, मैं क्योंकि आप इतना ज़्यादा वोकल भी हैं, बहुत चीज़ें आपकी जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, तो इसके हम बेसिक्स जानना चाहेंगे। मतलब आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बट घर की बिल्कुल ऐसे लोकेशन नहीं बता सकते आपको। एजुकेशन कहीं ना कहीं शुरुआती एजुकेशन हमारे बाबा दादी से हुई। तो अब जैसे मैं इतना बोल पा रहा हूँ, ये बोलने का भी रीज़न वही है क्योंकि हम लोग बचपन में कहानियाँ सुनते थे। तो हमारे घर टीवी नहीं थी, तो बाबा मुझे बचपन में कहानी सुनाते थे शाम को 7 बजे। जब हम लोग उनके वो चारपाई पे लेट जाते थे, सब लोग आसपास बैठ जाते थे या उनके आसपास अपने अपने लगा के बिस्तर लेट जाते थे, वो कहानी सुनाते थे। तो हम लोग उसको विजुअल करते थे कि लाइक घोड़े दौड़ रहे हैं, अब महाभारत का युद्ध चल रहा है, तो हम उसको पूरा विजुअल करते थे, लाइक ऐसा कि डिजिटल मेरे सामने सब चल रहा हो। तो अब वो पावर क्या, अब फिर वो नेक्स्ट डे पूछते भी थे कि अच्छा बताओ कल कहाँ पे फिनिश किया था, कि तुम लोग सुन भी रहे हो सही से कि नहीं। तो अगर तुम आगे बताओगे तभी वो अगले दिन की कहानी सुनाएंगे। तो शुरुआत में तो हम दादी को बोलते थे, बाबा ने कहा कल छोड़ा था वो बता दो मुझे। फिर दादी को लगा कि ये तो इस तरीके से हम इनको कमजोर कर रहे हैं कि फिर वो बोलने लगी खुद ही याद रखा करो। तो वो वहीं से मुझे कहीं ना कहीं विजुअल करने की बहुत अच्छी पावर आई, और इसलिए मैं बायो का स्टूडेंट भी होकर मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी थी। जैसे लोग पूछते थे कि तुम बायो के होकर भी मैथ वालों से पहले आंसर कैसे दे देते हो, सेम क्लास में मैथ का भी फिजिक्स का स्टूडेंट मैं भी बैठा हूँ। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग मेरा कन्नौज से हुई, शुरुआती हरदोई से हुई। कई जगह मैंने पढ़ाई करी, अगर मैं बताऊं, कन्नौज, हरदोई, एटा, छिबरामऊ, मतलब बहुत जगह हमने पढ़ाई करी है। तो पापा क्या मतलब कहीं सर्विस में थे? नहीं, सर्विस में नहीं, पापा मेरे खेती करते हैं। अच्छा, पापा किसान हैं। हाँ, मतलब बाबा ने, मम्मी भी हाउस वाइफ, लेकिन उनका पूरा फोकस हमें पढ़ाने पे ही रहा है। इसीलिए सिर्फ पढ़ाने के लिए ही हम कहीं ना कहीं एक अपर मिडिल क्लास में पैदा हुए थे, सिर्फ पढ़ते पढ़ते एक गरीबी रेखा के पास आ गए। अच्छा, सिर्फ पढ़ते पढ़ते, क्योंकि सारा खर्चा पढ़ाई पे कर दिया गया, जो भी सेविंग्स थी सब पढ़ाई पे ही लगा देंगे। अब उसके बाद भी उस बच्चे को जब मिलेगा नहीं कॉलेज तो उसको दर्द तो होगा, कभी तो वो बयां हो ही जाएगा कि हाँ भाई। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम 6 भाई बहन, 4 भाई 2 बहन। अच्छा,
तो सभी मतलब आज मतलब पढ़ाई करके हाँ। अपने अपने फील्ड में हैं। हाँ बिल्कुल। आप सबसे छोटे हैं? नहीं, हम दूसरे नंबर के, भाइयों में दूसरे नंबर, बहन के साथ तीसरे नंबर के। अच्छा, एक भाई अच्छा। फिर बहन फिर मैं। तो मतलब घर में क्या मतलब माहौल पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव था, हाँ, कहीं ना प्रोत्साहन? कहीं मेरे घर में पहले से ही कोई अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। बाबा को लेकिन पढ़ाई को लेकर बहुत वो था कि हाँ बच्चा पढ़ने चाहिए हमारे। तो वो इस तरीके से कहानियां सुनाते थे। और फिर मैं जब स्कूल जाता था तो मैं स्कूल जाके जैसे ही आया तो तुरंत से मैंने अपना ड्रेस उतार निकाल के और उसको फोल्ड करके, मेरी आदत थी कि फोल्ड करके उसको अलमारी में रख देते थे क्योंकि दूसरे दिन भी पहन के जानी है। तो फिर तुरंत से ही मैं नोटबुक निकालता था और बाबा मेरे बाहर लेटते थे। जैसे कि घर के बाहर थोड़ी सी जगह होती है, गांव में ऐसा होता है, तो वहाँ वो चारपाई लगा के लेटे थे। वहीं हम अपना एक टेबल फैन रख लेते थे और तुरंत से आके सबसे पहला काम खाना बाद में, पहले फटाफट से होमवर्क कर लेना। और फिर मैं पूरा दिन शाम तक फ्री, 2 घंटे कर लिया, फिर मैं पूरा दिन फ्री घूमना। अब जो मेरे और दोस्त वगैरह थे वो भी घूमते थे मेरे साथ पूरा दिन, खेलना कूदना। तो जो टीचर थे वो रास्ते वगैरह में कहीं ना कहीं मिल जाए तो वो कहे तुम दुबे के साथ रहते पूरा दिन नंबर, लेकिन उसके बराबर कभी नहीं लाते। फिर मैं इस चीज़ को लेकर सोचने लगा कि यार पढ़ता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बात क्या थी, जब टीचर पढ़ाते थे क्लास में उस टाइम मैं बिल्कुल एकदम पूरा एक्टिव होकर बैठता था। और फिर उसके बाद तुरंत से आके इस होमवर्क कर लिया तो मुझे याद रहता था कि मतलब ये अभी क्लास में पढ़ाया। तो मुझे लगा कि यार पढ़ता तो मैं भी नहीं हूँ बिल्कुल, इनसे भी कम पढ़ता हूँ। ये लोग तो रात में भी पढ़ते हैं लैंप लगा लगा के, मैंने देखा, और हमारे नंबर ज्यादा क्यों आते। तो मुझे लगा कि हम कहीं ना कहीं एक वे में पढ़ रहे हैं प्रोसेस में, इसलिए ऐसा हो रहा है। और बाबा तुरंत से मुझे, अगर मैं कभी भूल भी जाऊं तो बाबा तुरंत डांट लगा के कि जल्दी होमवर्क करो फटाफट। जबकि वो एजुकेशन उनकी पढ़ाई लिखाई में कम थी, लेकिन उनकी वैसी उस तरीके सोशल टाइप की नॉलेज बहुत ज्यादा थी। तो मतलब इसके बाद आप मतलब आपने 10th 12th जो है यूपी बोर्ड से किया, सीबीएसई? मैं बताना नहीं चाहूंगा। अच्छा, मार्क्स भी? हाँ, मार्क्स तो अच्छे हैं मेरे मेरे मतलब क्लास में, मैं जहाँ भी क्लास में इंटर किया कभी भी, तो जिस क्लास में भी मैं गया उस क्लास में मैं लगभग बैक बेंचर तो नहीं, बीच का बन के गया, लेकिन हमेशा टॉपर बन के ही निकला हूँ स्कूल से। अच्छा। हाँ, ये मतलब तो इसलिए मुझे ये जर्नी पता है कि ये बहुत प्रॉब्लम आता है, इन चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन बच्चों से बात करी जाए जो रियल में प्रॉब्लम फेस करके आए। जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि नीट का डायरेक्टर जो हो, वो एनटीए का डायरेक्टर जो हो वो नीट दे के आया हो, ताकि डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर का पीए, डायरेक्टर तो पता नहीं किस पोस्ट से बनता है, उसका पीए तो कम से कम हो ताकि उसको प्रॉब्लम बता सके। तो ये प्रॉब्लम्स उनको बताई जा सके कि हाँ ये ऐसे ऐसे प्रोसेस से आया। नहीं, तो मैं संघर्ष जानना चाहता हूँ, जैसे कि हाँ, आपने नीट के बारे में सोचा कब? मतलब 10वीं के बाद से आपने प्लान किया कि मुझे बायोलॉजी लेनी है और मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है? उसके मेरा बाद हुआ ऐसा था कि मुझे मैथ बहुत पसंद था 9th तक। 9th में 11th में लेते हैं, 10th तक मुझे मैथ बहुत पसंद था। 11th में ऐसा होता है साइंस को कि बायो लेना है या मैथ लेना है। तो 11th में मैंने मैथ ले लिया, मैं ट्यूशन वगैरह जाने लग गया, अपने जो आसपास ट्यूशन थी तो टीचर। सब्जेक्ट क्या था, मतलब बायोलॉजी थी उसमें? नहीं, बायोलॉजी नहीं थी, अच्छा, सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री। मैथ लिया था, हाँ, बायोलॉजी पीसीएम। नहीं लिया था। हाँ, तो मैं ट्यूशन जाने लग गया और 10-12 दिन हो गए। मेरी टीचरों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी रहती है, मेरा मतलब शुरुआत से रहा टीचरों से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। तो मैं फिर एक दिन बाई चांस घर पे बैठा था तो लाइट चली गई। तो मेरे घर में कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं कि कैसे पढ़ना है कैसे, तो मैं पढ़ने में टॉपर रहता था क्लास में, तो घर वालों लगता है जो सोचेगा सही सोचेगा। तो मैं सोचने लग गया बैठ के, लाइट चली गई, इन्वर्टर नहीं था मेरे घर। 7-8 बजे की मम्मी वगैरह सब छत पे थे, तो मैं अकेला ऐसे ही बैठा, मैं सोचा मैथ ले लिया, बनूंगा क्या मैं, मेरे दिमाग में इंजीनियर बनूंगा मैं तो इससे। तो मुझे लगा इंजीनियर बनूंगा तो मैं तो फिर कहीं ना कहीं मशीनों पे काम करूंगा, जो मैं सोच सकता था भाई गाँव के बच्चा, मैंने वो कहानियों से संस्कार लिए हैं केवल, लेकिन मुझे ये पढ़ाई की नॉलेज नहीं थी मेरे घर में किसी को इतना ज्यादा। पापा बहुत शैतान थे क्योंकि पापा अकेले बच्चे थे बाबा के, तो वो बहुत शैतान थे, तो उन्होंने भी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं करी, वो शैतानियों में ही निकल गए। तो पढ़ना मेरी पीढ़ी को था कहीं ना कहीं घुमा के, जो बुक्स वगैरह पढ़ाई करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैथ ले लिया, अब मैं मशीनों पे काम करूंगा तो मशीनों से तो मैं किसी से मिल ही नहीं पाऊंगा। मतलब जो मैं सोच सकता था, मुझे थोड़ी पता था कि मशीनों के साथ लोग भी होते हैं वहाँ। तो मुझे लोगों से मिलना, बातें करना ये बहुत पसंद था शुरुआत से, कि मुझे मतलब लोगों से मिलना बहुत पसंद है। जैसे मेरे पास 2 ऑप्शन हो कि 100 लोग तुम्हारे पास हैं जो तुम्हें बिना किसी भेदभाव के बहुत प्यार करेंगे, और एक तरफ तुम्हारे पास चार्टेड प्लेन है और ये तुम ले लो, तो मैं वो 100 लोगों को ले लूंगा और ये छोड़ दूंगा। मेरा मतलब ऐसा शुरुआत से ही रहा है कि मुझे लोगों से मिलना, सोशल रहना ये बहुत पसंद है। तो मैंने कहा तो मैं बायो ले लेता हूँ, तो कम से कम डॉक्टर बनूंगा, तो इंसानों पे काम करूंगा, तो कम से कम लोगों से तो मिलना रहेगा मेरा, कितना बढ़िया रहेगा। तो हमने कहा मैं फिर बायो ले लेता हूँ पापा से। मैंने बोला, पापा ने कहा ठीक है बायो ले लो, लेकिन बायो की मेरे कन्नौज में कोई ट्यूशन नहीं थी। तो मैं 11th में अपने बुआ के यहाँ चला गया हरदोई। तो वहाँ मैंने बायो की ट्यूशन पढ़ ली एक जगह, मतलब भैया थे, उन्होंने बोला वहाँ चले जाओ, मैं चला गया पढ़ने, पढ़ के आया। तो दूसरे दिन वो बोले कि एक टीचर मेरे पास हैं जिनके पास हम पढ़े थे पहले, वो बहुत अच्छे हैं, उनके पास चलते हैं। तो हम उनके पास पढ़ने गए। तो उनके यहाँ कुंडी जानते हो आप, शौकर वाली कुंडी? हाँ हाँ। ठीक है, वो उनके घर के बाहर लगी हुई थी, बहुत फेमस टीचर है मतलब अपनी सिटी के। तो उनका मैंने ऐसे नॉक करा, टीचर भी बहुत भयावह दिखने में, वो निकल के आया, और तम्बाकू भी खाते थे वो उस टाइम। तो वो निकल के आया, हाँ बोले हम।
तो हमने कहा सर वो पढ़ाई करनी थी, अब वो जय हिंद नाम से चलते हैं, जय हिंद सर। उनका नाम लेने में मुझे प्रॉब्लम ही नहीं आती, मतलब मेरे फेवरेट टीचर अब तक के हैं वो। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि सर कोचिंग पढ़नी है तो भैया, तो वो बोले हाँ आ जाओ, कल से चल दी है, 4 पॉइंट लिया। तो मैं ठीक है ठीक है। तो मैं भैया हम इनके पास नहीं पढ़ेंगे, सीधी से बस बोले जहाँ पढ़ रहे हैं वही पढ़ूंगा मैं। तो भैया बोले एक दिन चले तो जाओ उनके पास। मैं 2 दिन नहीं गया, तीसरे दिन मैं बाई चांस उनके पास चला गया और वो क्लास में कुछ पढ़ा रहे थे और मैं उस क्लास में ऐसा खो गया कि लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने ये बोला कि क्लास ओवर, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किसी और दुनिया में था, मैं इस दुनिया में वापस आ रहा हूँ। ये फीलिंग मुझे आज तक ना उससे पहले कभी आई थी किसी क्लास में, ना उसके बाद कभी मतलब किसी और टीचर की क्लास में। ये फीलिंग सिर्फ मुझे उसी क्लास में आती थी। और मुझे बायो इसलिए पसंद नहीं था शुरुआत में, मैंने मैथ इसलिए लेके मुझे रटना नहीं आता था। और बायो में तो सिंपल सा हार्ट लेफ्ट है तो है रटना पड़ेगा, तुम्हें 4 चैम्बर है तो वो रटना पड़ेगा, इधर से इसको पल्मोनरी आर्टरी इसको वेन बोलते हैं तो वो तुम्हें रटना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो वो हमने उनसे उन्होंने मतलब क्लास में ही पूरा याद करा दिया, पूरा सब कुछ क्लास में। और जैसे डिजिटल बोर्ड का जमाना आ जाए, लेकिन उनके पास डिजिटल बोर्ड उस टाइम था, कैसा रियल डिजिटल बोर्ड नहीं। उन्होंने हर चीज को, उनके पास लगभग 100-200 बोर्ड थे। अब जो भी टॉपिक चल रहा है वो उस बोर्ड को उठा के लटका दिया, तो स्लाइड चेंज, वो टॉपिक हटा तो उसको निकाल के दूसरा बोर्ड लगा दिया कि ये लो टॉपिक। तो वो डिजिटल ही पढ़ाते थे पूरा, 100-200 बोर्ड उनके पास थे। वो एक बोर्ड को हटा के दूसरा बोर्ड, तीसरा बोर्ड, और वो क्लास में रटाने पे काम करते हैं, मतलब तुम्हें याद करा देंगे। और बायो के बाद मेरी फिजिक्स की ट्यूशन होती तो मुझे जाने में लगभग 15 मिनट लगते थे। तो जो भी मैं 1 घंटे में पढ़ता था वो रास्ते में ही याद किया। मैंने बायोलॉजी कभी घर पे पढ़ी नहीं और मुझे पूरा याद रहता था हमेशा। मतलब वो टीचरों ने मतलब इतना बढ़िया पढ़ाया, एकदम फर्स्ट क्लास। उसके बाद फिर मैं कोटा चला गया पढ़ने। तो ये 12वीं के बाद हाँ, मैं कोटा चला गया पढ़ने। कोटा क्या आपने ड्रॉप लिया था? हाँ, ड्रॉप लिया था। तो कोटा में गया। कोटा में तो क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, जबकि वो सब चीजें मैं पढ़ के आया था पहले से। फिर भी वो लोग बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, इस चक्कर में मेरे कुछ वहां समझ ही नहीं आ रहा है। जबकि वो चीजें मुझे आ रही, मेरे क्वेश्चन जो टीचर दे रहा है वो मेरे से बन रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टीचर क्लास में पढ़ा क्या रहा है। वही टॉपिक मुझे क्वेश्चन बन रहा है वो, क्योंकि मेरी पिछली नॉलेज से, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पढ़ा क्या रहे हैं। तो मैं ये भी बात मैंने किसी पॉडकास्ट में की कि कहीं ना कहीं हमें एक डिफाइंड सिलेबस पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अब जो बच्चे सिर्फ फर्स्ट रैंक के चक्कर में, हर बच्चे को इतना एक्स्ट्रा लोड नहीं देना चाहिए जो झेल ना पाए। तो कहीं ना कहीं उस चक्कर में मेरे ड्रॉप और ज्यादा हो गए। तो उसके बाद जैसे आपने फिर नीट का फिर मेरा एग्जाम, नीट का एग्जाम पहला आपने नीट का एग्जाम कब दिया? नीट का एग्जाम मैंने दिया था 23 में। पहला अटेम्प्ट 23 में था। 24 में मेरे 23 में मेरे 565 मार्क्स आए। अच्छा। हाँ, तो मुझे कॉलेज नहीं मिला, जबकि उसी मार्क्स पे कई स्टेट में कॉलेज मिल गया। जैसे एग्जांपल एमपी में ही मिल गया, छत्तीसगढ़ में मिल गया। एमपी में स्टेटस लगाए थे लोगों ने। 24 में 627 मेरे मार्क्स आए। और उस मार्क्स पे फिर वो पेपर लीक वगैरह हो गया था। मेरे अच्छे मार्क्स है, मुझे लगा कि कॉलेज तो मिल ही जाएगा। फिर उसके लिए फिर मैंने प्रोटेस्ट किया, धरना पे बैठ गया कि भाई ऐसा क्यों, लीक वगैरह क्यों हो रहा। तो बोला कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस पे एक कमेटी बनाई जाएगी, ये होगा वो होगा, सब किया। लेकिन उसके बाद भी 2026 में फिर भी लीक हो गया। 2026 में फिर लीक हो गया। तो फिर जब वो कमेटी तब बनाएगी तब वर्क नहीं कर पाई, तो फिर आज क्या वर्क करेगी। अब उस टाइम भी बहुत हंगामा हुआ था। तो मुझे सब लोग सपोर्ट करने आए थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। इन्होंने हमसे खुद कहा था पर्सनली, हम लोग मेरे फ्रेंड्स मिलने गए, उनसे कहा कि हम आपके लिए सलमान खुर्शीद को लॉयर कर देंगे। बच्चों के पास कहाँ पैसा है, ये सलमान खुर्शीद आए नहीं। सर जब तक मीडिया बाइट मिला खूब अच्छा, सब लोग साथ में आए। अखिलेश यादव ने, हमारे दोस्त लोग कानपुर मिलने गए, उनसे कहा कि कपिल सिब्बल आपको लॉयर कर देंगे, वो भी नहीं आए। आज कपिल सिब्बल जी उन लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। क्या इन लोगों के अंदर संवेदनाएं नहीं होनी चाहिए? उन्होंने साफ बोला था, तो शब्द हैं उनके कि मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप थे उस समय सामने? हाँ, मैं सामने नहीं था। जो लोग मेरे मतलब रिप्रेजेंटेटिव वहां गए थे, उनसे बोला था कि मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं कैसे भूल जाऊं उस बात को कि इस तरीके की बातें करी गई थी। तो आज वही लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसी गंदी राजनीति का हिस्सा है। उसी गंदी राजनीति का हिस्सा है। मतलब आप सौरभ दास के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, पता नहीं और क्या, 1 करोड़ का कुछ ऐसा बताया है। तो वो सब बातें आज आप कर रहे हैं बच्चों के लिए। आपने ये कह दिया था मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो गलत है ना। मतलब जो लोग आज नीट का मतलब एक तरह से एग्जाम्पल देकर जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आज हम ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे, उसमें जो तमाम परिवार हैं उनको 1 करोड़ की मदद मिलेगी आर्थिक, उन्हीं लोगों ने जो है आपको पहले जो है वक्त देने के बाद भी जो है वक्त नहीं दिया था, आगे आपके साथ वो लोग नहीं चले थे, ऐसा बिल्कुल नहीं चले। हाँ, बिल्कुल नहीं साथ है वो। आज भी अगर वो 20 बच्चों के लिए वो तुम्हारा प्रोटेस्ट था, तो फिर उसके बाद ये पार्टी इस तरीके से तो नहीं होनी चाहिए थी। ये मातम की पार्टी थी क्या? एक मातम घर में है, उस घर की पार्टी इस तरीके की होगी कि अगर उस बच्चे के लिए न्याय मिल गया, अगर किसी के सुसाइड हो गई या किसी का मर्डर हो गया, मर्डर को अगर सजा होगी, तो उसके घर में जो है डांस नृत्य किए जाएंगे। तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में बाकी आप लोगों से मिले थे, या जो नीट के एस्पिरेंट या नीट के जो तमाम अभ्यर्थी वहां पर थे उनसे मिले आप?
मैंने कई लोगों से वहाँ जाके पूछा कि आप नीट का पेपर दिया, नीट का पेपर दिया, लगभग मैंने 15 से 20 लोगों से मिनिमम पूछा होगा, और किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया कि मैं नीट का स्टूडेंट हूँ। कोई भी नीट का स्टूडेंट वहाँ मेरे जब मैं गया था उस समय नहीं था। मैंने 20-25 लोगों से कम बात ये बात पूछी कि आप, और मैं मास्क लगा के गया था क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मेरा वीडियो वायरल हुआ था वो। तो कोई भी नीट का स्टूडेंट वहाँ नहीं था। जब मैंने कई 15-20 लोगों से पूछा, एक भी बंदा नहीं निकला उसमें से। लड़कों से पूछा, ऐसा नहीं कि बुजुर्गों से पूछ रहा हूँ कि आप नीट के स्टूडेंट हो, जो मुझे लग रहा था कि ये शायद नीट का स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी नहीं निकला उनमें से नीट का स्टूडेंट। अच्छा, जिस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर आप आंदोलन ही जो है आप लोग प्लान कर रहे हैं, इस आंदोलन को लेकर क्या किसी का फ़ोन आपके पास आया या आपको सपोर्ट करने के लिए आया कि हम सपोर्ट करेंगे, आप चलिए? कई लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग हमसे जुड़ने नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं मेरे आंदोलन को तोड़ दिया जा रहा है। बार बार मेरे जो हमारे साथ वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं वीक पड़ रहे हैं, और जो अपोजिट लोग हैं वो हावी हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर 3.4 मिलियन लोगों ने रिपोर्ट किया है। अच्छा, 80,000 लोग हमसे जुड़े हो, तो यही प्रॉब्लम हमारे देश क्यों की। रिपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसी ही व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, और जो लोग हमारे साथ हैं वो लोग जो है साथ नहीं आना चाहते। जो चाहते भी हैं कि ये सही हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी वो लोग चुप रहते हैं। यही प्रॉब्लम है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो चुप रहते हैं, और इसीलिए गलत लोग उसका फायदा उठाते रहते हैं हमेशा। ये वही लोग हैं, और मोस्ट ऑफ फेक अकाउंट से ऐसा बना किया गया, क्योंकि मैंने टेक्निकल टीम से बात करी, वो फेक अकाउंट उसमें ज्यादा हैं। जो 3.4 मिलियन लोग हैं उनमें से मोस्ट ऑफ अकाउंट्स फेक हैं। तो ये वही लोग करा रहे हैं, 20% लोग जिनको हमेशा उस रिजर्वेशन का फायदा मिलता रहा है। जो 80% लोग SC ST में भी जिनको कभी फायदा मिला नहीं और कभी मिलेगा भी नहीं। अगर यही नियम रहा तो कभी उनको फायदा मिलेगा ही नहीं। तो ये 20% लोग ही वो उसके लिए फेक अकाउंट बनवा रहे हैं कि 80% लोगों को क्या पता कि मैं फेक अकाउंट बना के उस पर रिपोर्ट करूं जाके। तो ये लोग उसके लिए सब काम कर रहे हैं। तो ये लोग ज्यादा एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं वो लोग कम एक्टिव हैं जिन लोगों को न्याय चाहिए है। तो यही समस्या है कि न्याय लेने वाले लोग एक्टिव कम होते हैं, इसीलिए अन्यायकारी लोग तुम पर हावी हो जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि न्याय लेना है अगर आपको, तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, आपको इस प्रोटेस्ट को, इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस मुहिम को कहीं ना कहीं ट्रेंड में रखना पड़ेगा। ट्रेंड से ही लोग सुनते हैं आज। तो क्या मतलब अब आगे की प्लानिंग क्या है आप लोग की? प्लानिंग यही है कि सरकार अगर हमारी बात को सुन लेगी, बातों को अगर किया जाएगा कि हाँ ये नियम बदलाव किए जाएंगे, तो ठीक है। अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ धरने पर बैठने से ही सुनती है तो हम बहुत जल्द जंतर मंतर पर बैठेंगे। बहुत जल्द जंतर मंतर पे बैठेंगे। आपके ही पॉडकास्ट से पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि जंतर मंतर पे हम बहुत जल्द बैठेंगे अगर हमारी बातों को सीधा सुना नहीं गया। तो बात कौन कर रहा है सरकार से आप लोग की तरफ से? हम लोग बात करना चाह रहे हैं। हम आप हर मीडिया चैनल पे गए हैं, सारे नेशनल मीडिया पे हमने इस बात को कहा कि सरकार हमसे बात करे, बच्चों से बात करे। ये सौरभ दास से बात करने क्यों जा रही है? जो रियल में जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे बात कीजिए ना। आप उन लोगों से बात क्यों कर रहे हैं जो अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं सर? अच्छा, रिजर्वेशन पर आप क्या कहेंगे? रिजर्वेशन कहीं ना कहीं, रिजर्वेशन का मतलब होता है सुविधा, और वो सुविधा उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है जिस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। मैंने बताया कबाड़ी बेचने वाले बच्चे तक नहीं पहुंच रही है, सुविधा उसके लिए है। प्रेस करने वाली लड़की तक नहीं पहुंच रही है, फूल बेचने वाली चौराहों पर बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। भाई 10-10 साल के बच्चे के नेता और ये सब लोग देखते नहीं है कि 10-10 साल के बच्चे फूल क्यों बेच रहे हैं? उनके पास खाने को रोटी नहीं है इसलिए बेच रहे हैं वहां फूल। वो आपसे 10 रुपए का ले लो फूल, हमारा साथ खाना चल जाए। 2-2 रुपए के पेन बेच रहे हैं कि शायद वो भी 2 रुपए के पेन उनको किसी ने लेके दे दिए, शायद हेल्प कर दी कि आप इससे बिजनेस कर लो अपना। वो उनका इतना छोटा बिजनेस है मुट्ठी में, क्या वो दिखता नहीं है किसी को? कभी कोई उस पर बात करना क्यों नहीं चाहता? जो प्लेटफॉर्म पे पड़े रहते हैं भूखे लोग। अब यहाँ सोनू वांगचू जी आके कहते हैं मैंने वो हंगर स्ट्राइक कर ली। वो तो दिन रात हंगर स्ट्राइक पे हैं। जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ वो तो पूरे महीने हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि वो डेली हंगर स्ट्राइक पे है। एक रोटी खा रहे हैं दिन में, क्या हंगर स्ट्राइक तो कर रहे हैं? जिनको 1-2 रोटी दिन में मिल रही है मुश्किल से, वो हंगर स्ट्राइक पे तो हमेशा से बैठे हैं। उन लोगों की किसने सोचा? एक बंदा हंगर स्ट्राइक पे फेस सामने लेके आ गया, मीडिया में पूरा चर्चित हो गया, तो वो हंगर स्ट्राइक है। और जो दिन रात प्लेटफॉर्म पे हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, दिन रात सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे नहीं दिख रहा है किसी को। मैं उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सुविधाएं मुझे दे दी जाएं, सुविधाएं उन लोगों तक पहुंचाई जाएं जो जिस चीज का हकदार है उसको वो सुविधा मिले, न कि सिर्फ राजनीति लोगों को लड़ाकर राजनीति की जाए। उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाकर अगर आप राजनीति में आएंगे तो शायद देश में कुछ विकास होगा। उन बच्चों को पढ़ाएंगे अगर आप, तो वो विश्व के सबसे डॉक्टरों में एक बनेंगे। उन बच्चों के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अब मैं एक बात कहता हूँ कि प्रतिभाओं की कमी क्यों नहीं है, इसका भी रीजन है कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि भारत में सारे बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, भगवान लोग पैदा हुए हैं। ऐसा क्यों भाई? ये भूमि ऐसी है, यहाँ हर तरफ देख लो, अगर तुम इसका वही नेचर देखोगे तो हर चीज मिलेगी तुम्हें। सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फबारी भी मिलेगी, गर्मी भी मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी।
और नेचर भी कितना सुंदर है। तो ये भगवानों की धरती रही है। और कहीं ना कहीं जब भी लोगों ने आक्रांताओं ने यहाँ आक्रमण किया तो देश में वो शादियां अपने यहाँ से करके लेके आते थे। तो हमारे देश का जेनेटिक मेकअप नहीं बिगड़ा, और जेनेटिक मेकअप जब नहीं बिगड़ा तो हमारे पास आज भी वही जेनेटिक मेकअप है, शिवाजी वाला, महाराणा प्रताप वाला, राम भगवान वाला। तो हम लोग बहुत जल्दी प्रतिभाएं आगे आएंगी अगर आप उनको पढ़ाओ तो। एक बार उनके अंदर वो खून बह रहा है, लेकिन आप उन प्रतिभाओं को जगाना ही नहीं चाहते। आप तो सिर्फ मार काट लड़ाई दंगे करवा के ही सत्ता में आना चाहते हैं। तो उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाकर अगर आप सत्ता में आएंगे और देश में विकास की बातें करेंगे तो शायद देश कहीं एक नए रास्ते पर चलेगा और भारत एक नए रास्ते पर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हर्ष। तो हमारे साथ हर्ष दुबे थे, जो साफ तौर पे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल उनके रील्स आप देख रहे होंगे। लगातार ये जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये भी अब जंतर मंतर पर उतरेंगे और अपनी टीम के साथ सड़क पर वहाँ भी हल्ला बोल करेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।